औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। यू आर वेरी वार्म वेलकम एट दिस ब्यूटीफुल एजुकेशनल चैनल द बायोलॉजी लवर्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 की बुक का जो है वो हम उसके लेक्चर्स ले रहे हैं और इससे पहले 2 लेक्चर्स आपको सेंड किए जा चुके हैं। आज का जो लेक्चर है ये दूसरे लेक्चर का ही एक पार्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा दूसरा लेक्चर था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और कल हमने उसे इंडिविजुअल लेवल पर कंप्लीट किया था। आज हम यहीं से इसका दोबारा जो है वो आगाज़ करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इंडिविजुअल लेवल, देखें ये हमने कल भी बात की थी कि बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज़म को तैयार करते हैं, एक मुकम्मल जानदार को, एक मुकम्मल इंडिविजुअल को जो है वो तैयार करते हैं। और उसमें हमने देखा था कि सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरा एक ऑर्गेनिज़म जो है वो तैयार हो जाता है। जैसे आपको नीचे ये पिक्चर में साफ जो है वो नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हमने ये बात भी की थी कि जो एनिमल्स हैं इनमें ये जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं इनके दरमियान एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होती है। प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, लेकिन डेफिनेटली एनिमल्स में ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, बहुत हाई एफिशिएंसी होती है इसमें और बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब कोऑर्डिनेशन होती है। जबकि प्लांट्स के अंदर हमें वो इस हद तक जो है वो नज़र नहीं आती है। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें भी यही चीज़ जो है वो दिखाई गई है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। इसमें डिफरेंट जो है वो आपको दिखाया गया है। हमने ये 10th क्लास में भी पढ़ा है कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन 2 तरह की होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो एनिमल्स में इसलिए दोनों तरह से कोऑर्डिनेशन होने की वजह से एनिमल्स के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त लेवल की होती है। जबकि प्लांट्स में चूँकि नर्वस सिस्टम तो नहीं होता तो इसलिए प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन सिर्फ हार्मोन्स के ज़रिए से हो सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो डेफिनेटली प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन फिर उस लेवल की नहीं पाई जाती जो हमें एनिमल्स में नज़र आती है। तो ये आपने एक माइनर सा डिफरेंस इसको याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में, तो आपने इसको जहन में रखना है कि प्लांट और एनिमल की कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है इंडिविजुअल के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो पॉपुलेशन लेवल है। हम इस वक्त आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आता है। A population is a group of living organisms of the same species in the same place at the same time। यानी कि आप इस डेफिनेशन पर गौर करें तो वो आपके सामने कुछ कंडीशंस लगा रहा है। पहली कंडीशन वो कहता है कि ये जो पॉपुलेशन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है जो सेम स्पीशीज से रिलेटेड हो, सेम प्लेस पर हो और सेम टाइम पर हो। यानी ये 3 कंडीशंस हैं। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो उस ग्रुप को हम कहेंगे अ पॉपुलेशन। ठीक है जी। यानी किसी भी जगह पर अगर कुछ लोग मौजूद हैं या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और वो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उस जगह पर मौजूद हैं और उस टाइम पर मौजूद हैं, तो वो उस वक्त उस जगह की पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है जी। यानी आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पॉपुलेशन कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है, ये बदलती रहती है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़ाहिर बात है कि वो एक जगह पर तो नहीं रहते, वो
शिफ्ट होते रहते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इस वजह से हम पॉपुलेशन भी जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो होती रहती है। या आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी भी जगह पर एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ जानदार मौजूद हों तो वो उस वक्त उस जगह की पॉपुलेशन बन जाते हैं। जैसे आपकी बुक में उसने बड़ी सिंपल से एग्जांपल दी है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द राइस फील्ड, द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी क्लास। इसी तरह आप कह सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ आवर सिटी, आप जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं उस शहर की पॉपुलेशन, आप जिस टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं आप उसकी पॉपुलेशन। अब हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन। तो इस लिहाज से आप पॉपुलेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो दे सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी जगह पर जिस टाइम पर पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी अगर वो एक स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको हम उस जगह की क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे जी। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, ये जो मैंने अभी बात की कि पॉपुलेशन की कुछ खुसूसियात होती हैं। पॉपुलेशन कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं होती है, इसमें कमी और इजाफा होता रहता है। तो इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ खुसूसियात हैं जो उस पॉपुलेशन के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। जैसे डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशो, जियोग्राफिकल रेंज, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज़। तो ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी खुसूसियात हैं। ठीक है जी, आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक फैमिलियर भी होंगे। डेथ रेट यानी कि शरह अमवात, किसी जगह पे जो अमवात की शरह है वो क्या है। इसी तरह बर्थ रेट, शरह पैदाइश को कहेंगे हम कि वहाँ पे जो शरह पैदाइश है वो किस हिसाब से है। सेक्स रेशो यानी मेल और फीमेल वहाँ पे कितने हैं, उनकी रेशो क्या है। जियोग्राफिकल रेंज क्या है, यानी कि वो किस इलाके में पाए जाते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर यानी उस इलाके की जो कुदरती उसके आप कह लें हालात हैं या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है, वो किस तरह का इलाका है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन कि जो प्रेशर है वो कितना है, पर यूनिट एरिया में कितने लोग जो है वो रहते हैं, साइज़ क्या है इसका। ये सारी चीज़ें जो है यानी जो एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन है ये सब इसमें जो है वो शामिल है। आपकी बुक में सिर्फ उसने एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया है, लेकिन आपने इन एट्रीब्यूट्स को याद भी रखना है कि ये एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में इन्हीं एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशंस भी मौजूद हैं। आप इस स्लाइड की जो है इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव रखें। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपके पास जो है वो आ जाएगा, डाटा आ जाएगा जो आपकी बुक्स में तो नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि बर्थ रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी या डेथ रेट क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है। इनकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। तो आप इनकी डेफिनेशंस को नोट कर लें या आप इन डेफिनेशंस इस स्लाइड का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा लेवल है कम्युनिटी लेवल। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए किसी भी इलाके के अंदर सिर्फ एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा होता या एक ही स्पीशीज़ नहीं रह रही होती, बल्कि डिफरेंट स्पीशीज़ रह रही होती हैं। तो जब डिफरेंट स्पीशीज़ की बात हो तो उनकी पॉपुलेशंस भी होंगी। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इलाके में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस जो है वो मौजूद होती हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इन पॉपुलेशंस का आपस में इंटरेक्शन भी होता है। तो इस तरह एक ऐसा मतलब आप कह लें कि पूरी एक कलेक्शन बन जाती है जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं और वो आपस में इंटरेक्टिंग होती है, तो उसको फिर हम कहेंगे कम्युनिटी। और कम्युनिटी में ये बात याद रखें, ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटीज़ आर डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म।
यानी कि ये जो कलेक्शन हम कर रहे हैं पॉपुलेशंस की, तो ये डायनामिक कलेक्शन होगी। डायनामिक कलेक्शन मीन कि इसके अंदर चेंजेस आती रहेंगी। हो सकता है कि एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही हो। इसको एक सिंपल से एग्जांपल्स के साथ समझने की आप कोशिश करें कि मिसाल के तौर पर किसी जगह पर कुछ चीज़ों का गोदाम है, अनाज का एक गोदाम है, तो वहाँ पे वो कुछ चूहे जो है वो रहना शुरू कर देते हैं कि चलें जी यहाँ पे खुराक का सही इंतज़ाम है, तो वो वहीं पे वो रहते हैं, वहीं पे वो अपना खाना पीना और जनाब इंजॉय करने लग जाते हैं। तो वो उस जगह पर जो चूहों की तादाद होगी वो पॉपुलेशन कहलाएगी, चूहों की पॉपुलेशन कहलाएगी। अच्छा, अब वहीं से किसी बिल्ली का गुज़र हुआ और उस बिल्ली ने देखा कि जनाब यहाँ पे तो इतने सारे चूहे हैं, तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया कि चलो आ जाओ भाई, आज मेरी तरफ से आप सबको पार्टी है। तो बाकी बिल्लियाँ भी वहाँ पे पहुँच गई और उन्होंने वो जनाब चूहों को खाना शुरू कर दिया। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो जो माइस पॉपुलेशन थी, यानी चूहों की पॉपुलेशन थी, वो कम होना शुरू हो गई और बिल्लियों की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो इस तरतीब से, यानी कि इस तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि पॉपुलेशन, ये जो कम्युनिटी होती है, ये डायनामिक कलेक्शन होता है कि पॉपुलेशंस जो है वो एक पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो दूसरी पॉपुलेशन जो है वो कम होती रहती है। तो इस तरह ये इनका साइज़ कम और ज़्यादा होता रहता है, ये बढ़ती और कम होती रहती है। ठीक है जी। तो इस मेरा ख्याल है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा इस एग्जांपल के साथ। तो ये कम्युनिटी है जी हमारा लेवल। कम्युनिटी के बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो है हमारा इकोसिस्टम। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी बातें कही हैं इंडिविजुअल से लेकर कम्युनिटी तक, उससे पहले सेल से, बल्कि अगर हम बात शुरू करें तो सेल से लेकर कम्युनिटी तक हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बातें कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली किसी भी इन्वायरमेंट में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं होते, उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स भी तो होते हैं। आप जानते हैं कि हर इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो पाई जाती हैं और उनका बड़ा ग्रेटली इम्पैक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। तो इसलिए अगर हम उनको इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज कर दें नॉन लिविंग थिंग्स को, तो फिर हमारी स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो हमें उनको भी साथ लेकर चलना होता है। तो इकोसिस्टम में क्या होगा कि हम इसके अंदर जो कम्युनिटी है उसके साथ साथ नॉन लिविंग सराउंडिंग को भी डिस्कस करेंगे और उसको भी साथ उसके अंदर जमा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। और ये सिस्टम, याद रखें, ये सिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे एक फॉरेस्ट है या एक ओशन है या एक रिवर है, ठीक है जी, डेजर्ट है, और बहुत छोटा सा भी हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी जगह पर कोई पत्ता गिरा हुआ है तो उस पत्ते के अंदर भी एक इकोसिस्टम मौजूद हो सकता है। ठीक है, इकोसिस्टम लकड़ी का एक टुकड़ा भी हो सकता है। तो इसीलिए इकोसिस्टम की एग्जांपल अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट, डेजर्ट, ठीक है, उसके बाद ओशंस, रिवर, ये जितनी भी आपको फिज़िकल स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं हमारी अर्थ पर, वो सारी इसकी एग्जांपल्स में आ सकती हैं। और इसकी एग्जांपल छोटी से छोटी भी हो सकती है और इसकी एग्जांपल आप बड़ी से बड़ी भी दे सकते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है कि लिविंग कंपोनेंट्स के साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी अगर हम जमा कर लें तो वो एक इकोसिस्टम जो है वो बन जाता है। जी, नेक्स्ट हमारा लेवल है बायोस्फीयर लेवल। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ये लिविंग थिंग्स यानी ये कम्युनिटीज़ और उसके साथ साथ ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और वो इनहेबिटेड हो जाता है, वहाँ पे जानदारों की बहुत सारी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं और उसके साथ साथ जनाब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं। तो इस तरह के
जो ज़मीन का जो हिस्सा है, पार्ट ऑफ अर्थ है, उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। ज़मीन के आपको पता है बहुत सारे हिस्से हैं, हमने पढ़ा हुआ है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है। इसी तरह एटमॉस्फेयर के आगे बहुत सारे उसके भी आपके लिए लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ज़मीन के उस हिस्से की जहाँ पे लाइफ मौजूद होगी और उसके साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये बायोस्फीयर जो है ये इकोसिस्टम से बड़ा लेवल है, और कई बुक्स में तो सबसे बड़ा लेवल इसी को ही जो है वो डिस्कस किया गया है। लेकिन बायोस्फीयर से बड़ा इससे एक नेक्स्ट लेवल होता है बायोम्स, जो आपकी बुक में है तो सही, लेकिन इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड नहीं है, उसको अलग से डिस्कस किया गया। तो हम इंशाल्लाह जब वो आएगा तो वो हम उसको अलग से ही डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ये थोड़ा सा इसके बारे में बताना था कि ये बायोस्फीयर से जो हमारा नेक्स्ट लेवल है उसे हम बायोम कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बायोम्स जो है वो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, तो उनकी जो है इंशाल्लाह हम उनको सबको डिस्कस करेंगे। जब वो वक्त आएगा तो उन चीज़ों को भी हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो सेकंड लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर शॉर्ट सा लेक्चर था क्योंकि सॉरी हम इसको पहले भी कल हमने इसको किया, तो चूँकि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इस वजह से आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी शॉर्ट सा लेक्चर हो गया है। तो लेक्चर एंड करने से पहले हम, जैसे कि हम आपको पता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पढ़ते हैं, तो इस लेक्चर से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। ये एमसीक्यूज़ हैं, ये लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बार बार बोर्ड में आने वाले एमसीक्यूज़ हैं, एमकेट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो आपने इन एमसीक्यूज़ को जो है वो लिख लें, नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, ताकि आपने इसको याद करना है और इन एमसीक्यूज़ को आपने सोल्व करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, ये एमसीक्यूज़ के बाद है क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें हम देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेन एंड ऑर्गेनली, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, डिफाइन बायो एलिमेंट्स, नेम द 6 एलिमेंट्स बाय विच 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ फॉर्म्ड। यानी कि जो फर्स्ट 6 एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स, आपने वो लिखने हैं, उनकी परसेंटेजेस लिखनी है। 99% वो बनाते हैं। नेम द एलिमेंट्स अकर इन ट्रेस इन ह्यूमन, बाकी आपने 10 एलिमेंट्स लिखने हैं जो 1% बनाते हैं, वो आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं, वो ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाएगा उनको। ठीक है, यानी कि एक तो हो गए ना मेजर बायो एलिमेंट्स, तो वो हैं जो 99% बनाते हैं, और ट्रेस एलिमेंट्स जिन्हें हम, जो 10 एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ 1% बनाते हैं, उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहेंगे। इसी तरह डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, तो ये आपने इनकी डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। अच्छा, इस टॉपिक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बना है, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑर्गेनली एंड सेल लेवल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कई बोर्ड्स के अंदर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया है। देखिए, हमने जो इधर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सिलेक्ट किए हैं और आपके सामने ये लेक्चर में है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर आ चुके हैं, बार बार आए हैं। तो इसलिए सिर्फ साहिवाल बोर्ड या जहाँ पे आप रहते हैं, सिर्फ आपने अपने उस बोर्ड को सामने नहीं रखना, आपने ये भी देखना है कि ये डिफरेंट बोर्ड्स में आए हैं। तो इस लिहाज से इन क्वेश्चंस को जो है वो किया गया है, क्योंकि हम ज़ाहिर बात है कि जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो तो पूरे पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अपने अपने बोर्ड हैं। तो इस वजह से क्वेश्चंस हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो सारे बोर्ड को सामने रख के करते हैं। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। जाते जाते आप लोगों से एक जो है वो बात भी डिस्कस करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो
मुझे ये सजेस्ट उन्होंने किया है और मुझे ख़ुद भी इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो हमारा ग्रुप है बायोलॉजी लवर्स, उसमें आपको पता है कि उसको प्राइवेसी लगाई गई है और उसमें सिर्फ एडमिन ही मैसेज जो है वो कर सकता है। उस प्राइवेसी का मकसद आप समझते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्रुप कोई चैटिंग ग्रुप ना बन जाए। इस ग्रुप का जो मकसद और पर्पज़ है वो हमारे सामने रहना चाहिए और हम उससे पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर आप इसकी प्राइवेसी को ख़त्म कर दें ताकि हमने आपके साथ जो भी डिस्कस करना हो वो ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कस कर लें। हालांकि मैंने इस बारे में आपसे कहा था कि आपने जो भी क्वेश्चन करना है आप मुझे आप कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स शायद वो थोड़ा सा इसमें कोई फील कर रहे हैं कि जी पर्सनल मैसेज करने में तो ग्रुप के अंदर मैसेज करना, तो इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह हर रोज़ रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, यानी कि शाम जो 8 PM to 9 PM ग्रुप की प्राइवेसी को ख़त्म किया जाएगा। आप इस टाइम के दौरान यानी इस 1 घंटे के दौरान आप जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, वो आप क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं, पर्सनल भी कर सकते हैं, लेकिन ये 1 घंटा जो होगा वो आपकी क्वेश्चनिंग का होगा। उसमें आप मुझे क्वेश्चन सेंड करेंगे और ठीक 9 बजे ग्रुप को दोबारा प्राइवेसी लगा दी जाएगी। तो 9 बजे के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपके उन सारे क्वेश्चंस का एक एक करके जो है वो आंसर देता चला जाऊंगा। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि अगर आपको पर्सनल मैसेज करने में कुछ शर्म महसूस हो रही है तो आप मुझे इस तरीके से जो है वो मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन टाइम आपने याद रखना है 8 से 9 बजे तक। तो उसके बाद जो है ना वो ग्रुप की दोबारा प्राइवेसी लगा दी जाएगी। तो इस 1 घंटे में आपने अपने जितने भी मैसेजेस हैं वो आपने करने हैं, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि बल्कि आपने इस चीज़ पर अमल करना है, फॉलो करना है कि आपने टॉपिक से रिलेटेड ही बात करनी है। हमने इस ग्रुप को कोई चैटिंग ग्रुप हरगिज़ नहीं बनाना ताकि हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, यही थी जो आपसे बात करनी थी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे। टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।